3 कक्षा 8 के लिए है और ये आपका जो लेसन है वो नंबर 5 का है, मतलब अध्याय नंबर 5 है, जिसका नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया और इसके लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। ठीक है, तो अरविंद कुमार सिंह का हम थोड़ा सा परिचय देखें। उनका जन्म आपके होता है 11 जुलाई 1962 ईस्वी का। होता कहाँ है? सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और इनकी कुछ मुख्य कृतियां हैं, जैसे बरादरी का कटघरा और उसका सच। ठीक है, अब हम इसका जो आपके के निबंध के रूप में लिखा हुआ है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, इसका आज हम अध्ययन करेंगे। तो चिट्ठियों की अनूठी दुनिया क्यों बताई है? क्योंकि जो अभी वर्तमान में अति आधुनिक संचार के साधन हो गए, इसके बाद भी चिट्ठी का अपना अलग ही स्थान है, अलग ही महत्व है। यही बात लेखक हमें इस बात में बताना चाह रहा है। किस प्रकार पहले के जो समय था उसमें केवल संचार का साधन चिट्ठी ही था, उसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से भेजना, उसके आने का प्रतीक्षा करना, उसको सेव कर रखना और बाद में याद आए तो उनको देखना, ये सारी बातें आप इसको इसमें बताइए। तो शुरू करते हैं हम। आज हमारा जो अध्याय है नंबर 5, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। तो पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और इसकी उपयोगिता हमेशा बनी रहती है। कहते हैं कि चाहे कितने भी अत्याधुनिक साधन क्यों न आ जाए, लेकिन पत्रों की जो जगह है वो हमेशा बनी रहती है, उसकी उपयोगिता हमेशा ही रहती है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। जो पत्र से हमें संतोष मिलता है, पढ़कर हमें आनंद मिलता है, उसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, वो अति आधुनिक साधन नहीं कर सकते। पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश कहाँ दे सकता है? अगर हमें फोन कर लिया, व्हाट्सएप पर मैसेज वगैरह कर लिए, फेसबुक पर उनकी देख ली, लेकिन ऐसा संतोष नहीं मिलता जैसा पत्र में मिलता है। आगे पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीतिक, साहित्यिक, कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। ये अलग ही अपना अलग से एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। पूरे साहित्य देख लीजिए, चाहे राजनीति में देख लीजिए, चाहे कला में देख लीजिए, ये वहाँ अलग ही अपनी छाप छोड़ते हैं। ठीक है, आगे हम देखें तो मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनोखी भूमिका निभाई है। जो मानव सभ्यता है उसका विकास करने में मुख्य भूमिका किसकी है? अनोखी मतलब अलग, नई। तो अनोखी भूमिका किसने निभाई है? इन्हीं पत्रों ने। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्रों का लिखने का या पढ़ने का भाव एक ही है, लेकिन उनके नाम अलग अलग है, भाषाओं में अलग अलग नाम। जैसे पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागज कहते हैं, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ी कहा गया है। ये पत्र के अलग अलग नाम दिए गए, अलग अलग भाषाओं। ठीक है, सबका तरीका सेम ही है, संतोष उसी में एक सा ही मिलता है। जैसे हम उर्दू में देखें तो खत कहते हैं, संस्कृत में उसको पत्र कहते हैं, और कन्नड़ में उसको कागज कहते हैं, और तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख कहते हैं, और हम तमिल में देखें तो कड़िद कहते हैं। तो ये पत्रों के अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम है। आगे देखते हैं। पत्र यादों को सेज कर रखते हैं, इसमें किसी की कोई संदेह नहीं है। हमें सभी को ये मालूम है कि पत्थर को हम सेज कर रख सकते हैं। मान लीजिए कोई आपका परिचित परिवारजन कहीं बाहर रह रहा हो और उसके द्वारा भेजा गया पत्थर हमारे पास पहुंचता है, उसको पढ़कर अलग ही संतोष प्राप्त होता है और उसको हम संभाल कर रखते हैं। जब वापिस उसकी याद आती है तो उसको हम पढ़ते हैं तो याद वापिस तरोताजा हो जाती है। तो कहते हैं कि ये कोई संदेह नहीं है, कोई शक नहीं है कि पत्थरों को हम सेज कर रखते हैं। आगे देखें, हर एक की अपनी लेखन कला और हर एक के पत्रों का अपना दायरा होता है।
लेखन कला सबकी अलग अलग होती है, भाषा सबकी लेखन शैली अलग अलग होती है। दायरा मतलब सीमा, और लिखने की सबकी सीमा भी अलग है। मान लीजिए कोई का विषय अलग है तो सीमा बढ़ सकती है, विषय के अनुसार उसकी सीमा देखी जाती है। तो लेखन कला सबकी भाषा अलग अलग होती है। पत्र लिखने के लिए विशेष कला की आवश्यकता होती है, विशेष भाषा की आवश्यकता होती है। इसीलिए आपके पाठ्य पुस्तकों में भी पत्र लेखन का ये पाठ्यक्रम जोड़ा गया है सभी कक्षाओं में, ताकि बच्चे उससे आसानी से पत्र लेखन कला सीख सकें। तो अच्छे से अच्छी कला के साथ अगला पढ़कर भाग्यों आए, बहुत अच्छा लगे, उसको संतोष मिले और सारे उसको जानकारी प्राप्त हो, ऐसा पत्र लिखना चाहिए। तो कहते हैं कि पत्र लिखने की सबकी अलग अलग कला है और एक दायरा भी होता है। दायरा मतलब सीमा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। दुनिया भर में कहते हैं कि लाखों पत्र रोज आदान प्रदान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और ठिकाने मतलब जगह स्थान ढूंढते रहते हैं। मान लीजिए मैंने किसी को पत्र लिखा तो वो उसको खोजता हुआ वहां पहुंचा, तो वहां पहुंचने के बाद उसने वापस मेरे को जवाब लिखा, तो वापस जो पत्र के रूप में जवाब लिखा है वो खोजता हुआ मेरे पास ढूंढता आता है। ठीक है, तो ये एक दूसरे को ढूंढते हुए रोज आते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है। कितने भी अति आधुनिक संचार के साधन क्यों न हो, फिर भी पत्र का अपना अलग ही महत्व है। और कहते हैं कि भारत में रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है। डाक पोस्ट ऑफिस वहाँ, जिससे हमारे जो विद्यालय हैं और भी कई जो कार्यालय है वहाँ आज भी पत्रों के द्वारा ही व्यापार होता है या आदान प्रदान होता है। तो 4.5 करोड़ रोजाना की चिट्ठियां डाक में डाली जाती है, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। ये जानकर हमें पता चलता है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। इतना आधुनिक साधन होने के कारण भी हम किसी से बात करने के 1 सेकंडों से बात कर सकते हैं, सामने फोटो देखकर बात कर सकते हैं, SMS भेज सकते हैं। फिर भी पत्रों की अपनी अलग ही दुनिया है, अलग ही जगह है, वो कोई नहीं ले सकता। तो हमें इससे पत्रों की अहमियत पता चलती है कितने वो जरूरी है। आगे देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों साल तक संचार के साधन केवल हर कार्य या फिर तेज घोड़े रहेंगे। उसके बाद पहिया है, पर रेलवे और तार ने भारी बदलाव आया। हर कार्य क्या है? मनुष्य के द्वारा भेजा हुआ संदेश। जैसे कोई मनुष्य कहीं संदेश भेजता है तो मनुष्य के द्वारा मनुष्य को देखकर वहां पहुंचाया जाता था, उसको हर कार्य कहते हैं। फिर घोड़ों का आया, घोड़ों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पत्र भेजना शुरू किया। कबूतर का भी आता है, कबूतर का भी साधन था, वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर कागज चिट्ठी पहुंचाने का कार्य करता था। और उसके बाद में पहिया आ गया, पहिया आने के बाद रेलवे आ गया, रेलवे के द्वारा डाक जाने लगी। और फिर तार, तार के बाद भारी बदलाव आ गया। तार अति जल्दी पहुंचने वाला समाचार साधन था, लेकिन ये आधुनिक साधन आने के कारण अब तार को बिल्कुल बंद कर दिया गया है। 15 जुलाई 2013 को तार की सेवा बंद कर दी गई है। अब तार का पत्र व्यवहार नहीं होता। ठीक है, तो आगे हम देखें। इसके बाद तार ने रेलों में भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का शुरू किया। मैंने अभी बताया तार समाचार पहुंचाने का सबसे तेज साधन था। ठीक है, तो रेल से भी ज्यादा तेज गति किसकी हो गई? तार। और अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। तो आज तो हम देख ही रहे हैं कि संचार की गति अति आधुनिक साधन हमें प्राप्त हो गए हैं। हम व्हाट्सएप पर SMS कर सकते हैं, फेसबुक पर उसको समाचार दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो अति से अति आधुनिक साधन हमें आज प्राप्त हैं। पिछली शताब्दी में पत्थर लेखन ने एक कला का रूप ले लिया था। और ये तो पिछली शताब्दी मतलब 100 वर्ष, 100 वर्ष का जो समय होता है उसको शताब्दी बोला जाता है।
तो पिछले मतलब 100 वर्षों की बात करें तो एक कला का रूप ले लिया था पत्थर ने, ठीक है, कला बन गई थी, आर्ट बन गई थी। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों का सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। वो डाक व्यवस्था के अंदर पत्रों में सुधार हो उसके लिए विशेष कार्य किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए हमारी स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया और पत्रों में ज्यादा से ज्यादा सुधार हो उसी लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्रों का प्रचलन किया गया और आज भी है। और प्रत्येक कक्षा में हमें जो शिक्षा शुरू हो जाती है वहाँ से देखने को मिलता है ताकि बच्चे इसे पत्र लेखन कार्य अच्छी प्रकार लिखने की भाषा या लिखने की कला सीख जाए। और आगे हम देखें तो भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले थे कि पत्र व्यवहार लवी इसको जो पत्र है उसका विकास ज्यादा से ज्यादा हो। भारत और विदेशों में भी ये प्रक्रिया शुरू की गई। आगे हम देखें तो कहते हैं कि इस प्रयास के लिए विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफी प्रयास किए पत्रों का ज्यादा से ज्यादा विकास हो पत्र लेखन का। इसलिए डाक जो संघ था विश्व डाक संघ उसने काफी प्रयास किए। देखो क्या प्रयास करता है तो विश्व डाक संघ ने 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की थी। तो 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे उनके लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई ताकि ये पत्र लेखन की भाषा को समझे जानने और लिखने का तरीका सीखे और ज्यादा से ज्यादा अच्छा लिख पाए। तो ये सिलसिला कब शुरू किया गया 1972 ईस्वी के अंदर। 1972 ईस्वी के अंदर ये पत्र लेखन का सिलसिला विश्व डाक संघ ने किया था जिससे ज्यादा से ज्यादा पत्र लेखन शैली का विकास हो। आगे हम देखें ये सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों में तेजी विकास का अन्य कारणों पत्र की आवाजाही प्रभावित हुई है। हम ये मानते हैं कि जो अति आधुनिक साधन आए संचार के उसके कारण पत्रों की जो आवाजाही थी उसमें कुछ प्रभाव हुआ है, कुछ प्रभावित हुआ है, लेकिन पत्र अपनी जगह स्थायी है। पर डाक की दुनिया आज भी चिट्ठियों से चल रही है। अभी अभी आपके आया था कि रोज 4.5 करोड़ पत्र डाकघर में डाले जाते हैं। तो ये संचार के अति साधन तो है ही, साथ में हमारे पत्रों की अलग ही अपना एक दायरा है, अलग ही अपनी सीमा है, वो वही है। तो आगे हम देखें तो फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल में चिट्ठियों की तेजी को रोका जरूर है। व्यावहारिक डाक को लगातार संख्या बढ़ रही है। इसको चिट्ठियों की संख्या में कुछ कमी आई है, लेकिन जो व्यावहारिक डाक है, व्यापार का आदान प्रदान है, उसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। आगे हम देखें तो जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसके तेज जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र नहीं लिखा हो। ते मतलब उसकी गहराई तक जाए। अगर आप अपनी किसी से सवाल करें या पूछें गहराई तक जाएं तो जो आज तक ऐसा कोई मनुष्य नहीं हुआ होगा जिसने पत्र नहीं लिखा होगा, लिखवाया होगा या उसने लिखा होगा, या पत्रों का बेसब्री से इंतजार नहीं किया होगा। मान लो परिवारजन कई बार गए हैं तो पहले संचार साधन पत्र ही थे, तो वहाँ पहुँचने के बाद वापिस पत्र लिखकर जब तक वो पत्र वहाँ पहुँच मिलता तब तक वो उसका इंतजार करते थे वैसे कुशल पहुँचा या नहीं। लेकिन आजकल अति आधुनिक साधन आ गए तो हम मान लो परिवारजन कहीं बाहर जा रहे तो बार बार उसको कॉल करके हम पूछ रहे हैं कि आप कहाँ तक पहुँचे, ठीक हो या नहीं। मतलब इसमें सहनशीलता नहीं रही। लेकिन पत्र व्यवहार के समय वो मनुष्य का सहनशीलता थी, वो पहुंचने के बाद जाता, पहुंचता, पत्र लिखता, वापिस आता तो काफी समय लग जाता उसमें, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आगे हम देखें तो अब ये बात नहीं रही है। परिवहन साधनों के विकास में दूरी बहुत घट गई है। परिवहन के अति साधन होने के कारण जो ये पत्र आने का समय था वो भी काफी कम हो गया। पहले महीना भर लगता था, लेकिन आजकल परिवहन के अति उत्तम साधन है जिससे काफी कम समय लगता है। फिर हम पहले के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी था, पहले केवल संचार साधन चिट्ठी था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। तो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हो। हाँ, ये भी सही है। जो हमारे पूर्वज है, मान लीजिए आपके दादाजी वगैरह है, तो उन्होंने जरूर ही चिट्ठियों को सहज कर रखी होगी, जो हमारे लिए क्या है, पूर्वजों की धरोहर है।
एक साहित्य सामग्री है। आगे हम देखें, फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी सब रचनाएं, पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। चाहे कवि को ले लीजिए, चाहे लेखक को ले लीजिए, चाहे प्रशासक, सन्यासी, पत्रकार, उद्यमी, किसान, सबकी लेखन पत्र लेखन कला थी और वो एक अपने आप में अति अच्छी है, एक अनुसंधान की तरह, एक खोज की तरह है। अगर आप जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, तब पिता का पत्र पुत्री के नाम नहीं लिख जाते। ये जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को एक 30 पृष्ठ का एक पत्र लिखा था, जिसको अगर कहते हैं कि ये फोन होता, अत्याधुनिक बार हमारे साधन होते मोबाइल वगैरह, तो सीधे फोन से ही बात कर लेते, ये लिखते नहीं और हमें ये पढ़ने को अच्छी अच्छी जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती। तो कहते हैं ये भी एक अच्छा कार्य हुआ है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी पुत्री को पत्र लिखा हुआ है। ये आपकी कक्षा 6 में एक पत्र आपको पढ़ने के लिए मिला भी है, आया हुआ है। आगे हम देखें तो तमाम पत्रों को तो आप सेज कर रख सकते हैं, एसएमएस संदेशों को आप जल्दी भूल जाते हैं, ये भी सही बात है। पत्रों को हम सेज कर रख सकते हैं, लेकिन जो हमारे फोन में एसएमएस आए, एसएमएस का मतलब शॉर्ट, बिल्कुल छोटी फॉर्म देना, तो उसको हम ज्यादा होने पर सेज कर नहीं रख सकते, उसको हम डिलीट करना ही पड़ता है। तो ये भी एक बात है, हम उसको सेज कर नहीं रख सकते और कुछ समय बाद उनको भूल भी जाते हैं। कितने संदेशों को आप सेज कर रख सकते हैं? एसएमएस के संदेशों को हम सेज कर नहीं रख सकते, बहुत ही कम ऐसा समय होता है उसको अति आवश्यक है उसको ही हम रख सकते हैं, बाकी को हमें डिलीट करना ही पड़ता है। लेकिन पत्रों में ऐसा नहीं है, पत्रों को हम जब चाहे तब तक सेज कर रख सकते हैं और जब उसकी याद आए तो उसको हम वापस पढ़कर उसकी यादें वापस ताजा कर सकते हैं। आगे हम देखें तो कितने संदेशों को, तमाम महान हस्तियों को तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उसके द्वारा लिखे गए पत्र, ये जो महान हस्तियां हैं बड़ी बड़ी, उनके द्वारा तो लिखे गए जो पत्र हैं वही उनके लिए धरोहर है। जैसे मान लो अपने इतिहास की जानकारी लेनी है तो इतिहास की जानकारी उनके शिलालेखों पर लिखे पत्रों से हमें पता चली है, पढ़ पाए कि इस राजा ने ये कार्य किया या इसका ये कार्य था। अगर वो नहीं होते तो हम उसको नहीं पढ़ पाते। आगे हम देखें तो भारत में इस श्रेणी में राष्ट्र पिता गांधी जी को सबसे आगे रखा जाता है। भारत में हम महान व्यक्तियों की बात करें तो सबसे अग्रणी किसका नाम आता है? हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। ठीक है, दुनिया के तमाम संग्रहालयों से जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन है और जो संग्रहालय बनाए गए हैं, पुस्तकालय बनाए गए हैं, वाचनालय, उसके अंदर भारत की तमाम महान हस्तियों के पत्र लेकर वहाँ संभाल कर रखे हुए हैं, संकलन किया हुआ है, वहाँ एकत्रित किए हुए हैं। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का अपना असली पैमाना है। पत्र से ही हम उसको सही प्रकार से पहचान सकते हैं। आगे हैं, भारत में आजादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वह आगे चलकर बहुत ही महत्व की पुस्तक तक बन गए थे। जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों के, तो अंग्रेज यहाँ थे भारत में, तब अपने परिवारजनों को वहाँ इंग्लैंड में यहाँ से पत्र लिखे थे, तो वो पत्र उनके लिए एक महत्वपूर्ण किताब का कार्य कर रहे हैं, पुस्तकें बन गई है। इन पत्रों से साबित किया है कि वे संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। उन पत्रों से हमें पता चलता है कि जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था, जो लगभग 100 वर्षों तक चला, वो कितना मजबूत था, तब जाकर हमारे भारत को आजादी मिली। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर के तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे, बस इतना ही उनका एड्रेस था, महात्मा गांधी इंडिया। जहाँ भी गांधी जी होते उनको ये पत्र जरूर प्राप्त हो जाता और जहाँ भी रहते वहाँ पहुँच जाता। और आजादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही हुआ है जैसा गांधी जी के साथ था। जिस प्रकार गांधी जी के नाम से महात्मा गांधी इंडिया लिखा आता पत्र मिलता था, उसी प्रकार से और भी दिग्गज हस्तियां थी जिनको मात्र उसके नाम से ही और इंडिया के नाम से उसको पत्र प्राप्ति हो जाता था। और गांधी जी की क्या खासियत थी? वो प्रत्येक पत्र का जवाब जरूर देते थे, चाहे कितना भी समय लगे, कुछ भी हो,
स्वयं लिखकर उन पत्रों का जवाब देते थे। इसलिए कहते हैं कि गांधी जी दोनों हाथों से लेखन कार्य करते थे। एक लगातार लिखने के कारण दर्द करने लग जाए तो दूसरा और दूसरे हाथ से लेखन कार्य करते थे, लेकिन जो उसके पास पत्र आए उनका वो जवाब जरूर देते थे, ताकि जो पत्र देने वाला है उसका मनोबल बढ़े कि वापिस मुझे जवाब तो अवश्य ही मिला है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी बचा जो आपका ये अध्याय है कल करेंगे साथ में प्रश्नों। तो आज के लिए इतना।